डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बीए पार्ट फर्स्ट की इस क्लास में हम लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का अध्ययन कर रहे थे। पिछली क्लास में लोकतंत्र के कुछ गुणों का हमने अध्ययन किया और उसे आगे कंटिन्यू करते हुए अगला इसका जो गुण या इसका महत्व है, समानता और स्वतंत्रता पर बल। लोकतांत्रिक देशों के संविधान में ही प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को अपने व्यक्तित्व विकास के लिए अधिकार और स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती है और प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक के रूप में समान समझा जाता है। सभी के लिए एक समान कानून बने होते हैं और सभी पर कानून का समान रूप से संरक्षण बना रहता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। किसी भी देश में शासन के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। प्रथम 2 अंग, व्यवस्था और कार्यपालिका, दोनों का कार्य एक दूसरे से अंतर संबंधित है, क्योंकि व्यवस्थापिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है। लेकिन व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में भी इटसेल्फ कभी ऐसा विवाद हो, व्यक्ति और राज्य के बीच कभी विवाद हो, व्यक्ति व्यक्ति के बीच कभी जब विवाद हो, तो ऐसे विवादों का समाधान करने के लिए न्यायपालिका की शरण ली जाती है और न्यायपालिका के द्वारा जो न्याय किया जाता है उसमें उस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता, बल्कि वो कानून के अनुसार, जो देश का संविधान है उसके अनुसार निष्पक्ष रूप में न्याय करती है, क्योंकि वो किसी भी प्रकार के सरकारी बाध्यताओं से स्वतंत्र होती है। इसी तरह नेक्स्ट, कला और साहित्य के विकास पर बल। लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य करने का मौका दिया जाता है। जब ऐसा मौका दिया जाता है तो जो व्यक्ति जिस कला में दक्ष होता है या जो व्यक्ति साहित्य में दक्ष है, तो वो कला और साहित्य का विकास कर पाते हैं। यदि योग्यतानुसार हुनर को संवर्धित होने का अवसर नहीं दिया जाए तो उस देश में कला और साहित्य समृद्धि नहीं पा सकते। लोकतांत्रिक देशों में हर व्यक्ति को उसकी एबिलिटी, उसकी सामर्थ्य और उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करने की छूट दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। तो लोकतंत्र जैसे देशों में साहित्य का भी पूर्ण रूप में विकास होता है और वहाँ पर सभी प्रकार की कला का भी विकास होता है। सभ्यता और संस्कृति का रक्षक। जब कला और साहित्य का विकास होता है, जो कि हमारी सभ्यता और संस्कृति की बहुत बड़ी चीज़ें हैं, तो लोकतांत्रिक देश में हर एक व्यक्ति अपने देश के प्रति जो भाव, जो आदर्श, जो मूल्य सहेज कर रखता है, उन मूल्यों की हिफाजत करना उस देश की सरकार का दायित्व है। सरकार को पता है कि जनता के द्वारा उसे निश्चित समय के लिए ये सत्ता की चाबी सौंपी गई है और वो जनहितों की अपेक्षाओं पर यदि खरी नहीं उतरेगी तो ये चाबी जनता के द्वारा दूसरे चुनाव में वापस छीन ली जाएगी, किसी और को ये चाबी सौंप दी जाएगी। तो जनता के हितों के अकॉर्डिंग लोकतांत्रिक सरकारों के द्वारा उस देश की सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण किया जाता है। संविधानवाद में आस्था। संविधानवाद अर्थात देश का शासन किसी व्यक्ति की, किसी समूह की, किसी वर्ग की इच्छानुसार नहीं चलाया जाता, अपितु शासन जो है संविधान के नियमों, कानूनों, उपनियमों के अनुसार चलाया जाता है। और संविधानवाद से तात्पर्य है सीमित और उत्तरदायी शासन, क्योंकि सरकार को सीमित रूप में शक्तियां सौंपी गई है, वो निरंकुश रूप में उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती। सरकार को जो शक्तियां सौंपी गई है वो निरपेक्ष नहीं है, बल्कि वो सापेक्ष है। उन पर कदम कदम पर सरकार के विभिन्न अंगों का नियंत्रण है और जनता का इन पर नियंत्रण बना रहता है। इसी प्रकार सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी भी होती है। यदि वो अपने उत्तरदायित्व में असफल रहेगी तो वो अगली बार उसे अपना पद छोड़ना होगा और जनता है जो सत्ता की चाबी अन्य वर्ग को, अन्य दल को सौंप देती है। शक्तिशाली शासन की व्यवस्था। जिस देश में हर एक नागरिक अपनी देशभक्ति से सरोबार रहता है तो वो देश स्वाभाविक रूप में सक्षम होगा, क्योंकि राज्य और जनता के बीच, सरकार और जनता के बीच एक संपर्क निरंतर बना रहता है। जनता को लगता है कि मैं शासन में प्रत्यक्ष रूप से सहभागी हूँ, भागीदार हूँ, इसलिए वो
देश के नियमों से लेकर नागरिक हर एक चीज का पालन करता है तो ऐसा देश स्वाभाविक रूप में शक्तिशाली होगा। विश्व शांति का समर्थक, क्योंकि लोकतांत्रिक देशों में युद्ध जैसी चीज का तिरस्कार किया जाता है। युद्ध को कभी सही नहीं समझा जाता, क्योंकि युद्ध भले ही किसी की पहल से हो, लेकिन युद्ध के परिणाम बहुत देशों को जो उसमें शामिल नहीं होते उनको भी भुगतना पड़ता है। तो लोकतांत्रिक जो शासन है वो शांति पर चलने वाला शासन है, जीवो और जीर्णोद्योग के सिद्धांत पर चलने वाला शासन है। ये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास करता है तो स्वाभाविक रूप में विश्व शांति का समर्थक है। निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था हमने ऊपर वाले पॉइंट में इसे डिस्कस किया है, क्योंकि हर एक व्यक्ति यहाँ पर निष्पक्ष रूप में न्यायपालिका के द्वारा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी और सरकार के विरुद्ध भी न्याय प्राप्त कर सकता है। जैसे भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निहित किया गया है और इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे प्रावधान है कि सरकार भी उन्हें वापस छीनने का प्रयास करे तो व्यक्ति नागरिक न्यायपालिका की शरण ले सकता है। इसी तरह शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, लोकतांत्रिक देशों में शासन के जो 3 अंग हैं, शासन की जो शक्ति है वो एक व्यक्ति के पास एक अंग में केंद्रित नहीं रहती, बल्कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के रूप में 3 अंगों में बंटी रहती है। व्यवस्थापिका कानून निर्माण का काम करती है। यदि इसे ही कानून लागू करने का काम सौंप दिया जाए तो ऐसे देश में अराजकता की स्थिति आ सकती है और सरकार के द्वारा, व्यवस्थापिका के द्वारा निरंकुश रूप में निरंकुश कानून बनाए जाएंगे और निरंकुश रूप में दमनपूर्वक तरीके से उन्हें लागू भी किया जाएगा। इसलिए कानून बनाने वाला अंग अलग है और उन्हें लागू करने वाला अंग अलग है। इसके पक्ष में कई सारे जैसे पॉइंट्स हैं। इसकी आलोचना भी हालांकि की जाती है कि लोकतंत्र में जो देखने में इतने गुण प्रतीत होते हैं व्यवहारिकता के धरातल पर उतने नहीं पाए जाते, और बहुत सारे जो इसके प्रत्यक्ष में गुण दिखते हैं वो व्यवहार में अवगुण के रूप में प्रतीत होते हैं। तो कुछ जैसे ऐसे कोटेशंस हैं इसके पक्ष में। लावेल ने कहा है, लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता और पवित्रता की भावना की रक्षा करता है। इसी तरह ब्राइस ने कहा, जब मैं लोकतंत्र में व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलते हुए देखता हूँ या उसको अधिकार मिलते हैं तो उसके व्यक्तित्व विकास के लिए आश्वासित हो जाता हूँ। गेटेल, लोकतंत्र समता के सामान्य सिद्धांत पर आधारित है, अतः इससे न्याय की वृद्धि होना संभव है। इसी में न्याय की वृद्धि हो सकती है क्योंकि इसमें व्यक्ति का ही शासन है और व्यक्ति का ही शासन पर नियंत्रण है, व्यक्ति ही शासन के लिए जिम्मेदार है। तो जहाँ हर एक चीज गिव और टेक दोनों ही जगह व्यक्ति को महत्वपूर्ण बना दिया जाए तो वहाँ पर अराजकता जैसी स्थिति नहीं आ सकती और वो देश, उसका शासन, उसका प्रशासन बहुत कुशल होगा, सुदृढ़ होगा और संवर्धित होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, किसी भी चीज के, किसी भी बात के 2 पहलू हमेशा होते हैं। यदि अच्छा पहलू है तो उसका कहीं न कहीं, चाहे शॉर्ट हो या बिग हो, उसका नेगेटिव पहलू भी आवश्यक रूप से होता है। लोकतंत्र की हमने अभी गुणगावली देखी, इसकी प्रशंसावली देखी, लेकिन लोकतंत्र में भी अनेक प्रकार के अवगुण या दोष पाए जाते हैं जिसके कारण कई बार ये तक कहा जाता है कि वर्तमान में यदि किसी राष्ट्र को सक्षम, सुदृढ़ बनाना है तो लोकतंत्र की जगह अधिनायकवादी शासन को लाया जाना चाहिए। हालांकि इस आलोचना के बाद हम अंततः यही कहेंगे कि लोकतंत्र से बेहतर शासन प्रणाली दुनिया में नहीं है। तो अब हम लोकतंत्र के जो प्रमुख दोष गिनाए जाते हैं उन दोषों का अध्ययन करेंगे। जैसे नंबर 1, वास्तव में अभिजनों का शासन जनता का शासन नहीं है। लोकतंत्र की आलोचना में सबसे पहले ये कहा जाता है कि भले ही कागजों में या सैद्धांतिक धरातल पर यह कहा जाए कि जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, लेकिन व्यवहारिकता की दृष्टि से देखा जाए तो समाज में ज्ञान, कला या धन के आधार पर एक जो अभिजन वर्ग विकसित होता है, जो धनाढ़ वर्ग होता है, जो बहुत ज़्यादा शिक्षित वर्ग होता है, उसके आधार पर वो ही राजनीति के दांवपेच खेल सकता है, उसे ही इस चीज़ की नॉलेज होती है। तो अभिजन वर्ग के द्वारा ही लोकतंत्र में शासन किया जाता है
लोकतंत्र जनता के लिए भले ही हो सकता है, लेकिन जनता द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि शासन अभिजनों के द्वारा किया जाता है। अभिजन वर्ग को अपनी सुप्रीमेसी पता होती है, और जनता को, आम जनता को भी पता है कि एलिट वर्ग उनसे कुछ अलग है, वो ही शासन प्रशासन की काबिलियत रखता है। दूसरा, व्यक्ति के विवेक संबंधी धारणा हर स्थान परिवेश में उचित नहीं है। लोकतंत्र के आलोचकों का कहना है कि व्यक्ति विवेकशील है, ये स्वाभाविक है, लेकिन हर व्यक्ति विवेकशील है और हर व्यक्ति हर फील्ड में, हर स्थान काल परिस्थिति में विवेकशील होगा, ये संभव नहीं हो सकता। हर व्यक्ति ये समझ सके कि किस प्रकार के व्यक्ति का चयन करना है, सरकार पर नियंत्रण किस प्रकार से करना है, हर व्यक्ति की सामर्थ्य ये नहीं हो सकती। तो व्यक्ति के विवेकशील होने का गुण भी पूर्ण रूप में 100% सत्य नहीं हो सकता। हर व्यक्ति अपने वोट का सही प्रयोग नहीं कर सकता। अयोग्यता का शासन, क्योंकि इसमें संख्या बल का ज़्यादा महत्व है। लोकतंत्र में जिस तरह की प्रक्रिया चुनाव की हम देखते हैं, यदि 10 लोग किसी चुनाव में खड़े होते हैं, 10 लोगों में उस समूह के, उस एक स्थान विशेष के जो वोट बंट जाते हैं, तो जिसको सर्वाधिक वोट मिलते हैं वो व्यक्ति विजेता घोषित हो जाता है। लेकिन कई बार वो जनता के अधिकांश का प्रतिनिधित्व नहीं करता, क्योंकि 100% वोट 10 पार्टियों में जब डिवाइड हो जाते हैं तो हो सकता है विजेता घोषित होने वाली पार्टी को 15% या 20% ही वोट मिले हों, लेकिन सर्वाधिक अन्य से ज़्यादा है, उसके आधार पर वो विजेता घोषित हो जाती है। क्योंकि जैसे कार्लाइल ने कहा कि हर व्यक्ति योग्य नहीं होता, इसलिए इसमें अयोग्य व्यक्तियों का भी शासन हो सकता है, क्योंकि संख्या बल का इसमें महत्व होता है। कार्लाइल ने जैसे कोटेशन दिया, विश्व में एक योग्य व्यक्ति के साथ लगभग 9 मूर्ख व्यक्ति होते हैं, और सभी को समान राजनीतिक शक्ति देने का परिणाम मूर्खों की सरकार स्थापित करना है, क्योंकि इसमें 51 जिसके पास है 100 में से वो विजेता है, और 49 जो है वो पराजित पक्ष में आ जाता है। जबकि एक ही का अंतर, कोई जरूरी नहीं है कि वो जनता ने सही अंतर किया हो। तो संख्या के बल के आधार पर अयोग्य व्यक्ति भी इसमें बाजी मार जाते हैं। शेष इसके दोषों का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।